हेलो एंड वेलकम टू द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 मई का जो हिंदू एडिटोरियल है उसको। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से आर्टिकल आज हमें देखने हैं। देखिए, ये पहला आर्टिकल आया है, मल्टीलैटरलिज्म के बारे में बात कर रहा है कि कैसे हमें ग्लोबली चीज़ों को लेके चलना है और कैसे मल्टीलैटरलिज्म हमें हेल्पफुल साबित हो सकता है। यहाँ देखिए, बैक होम यानी जो अभी इंडिया ने सबको वापस लाने का काम कर रहे हैं, जो भी विदेशों में लोग फंसे हैं उसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो उसको डिस्कस करेंगे। और देखिए, यहाँ पर ये आर्टिकल बात कर रहा है, एक नया कंसेप्ट आज हम सीखेंगे, कंसोल बॉन्ड का कंसेप्ट। ठीक है, कंसोल बॉन्ड के कंसेप्ट के बारे में यहाँ बात करेंगे। यहाँ अभी जो ब्लेम गेम चल रहा है, जो यूएसए ब्लेम गेम खेल रहा है, कैसे उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि अभी आपको ब्लेम गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है, अभी सामने आकर काम करने की ज़रूरत है। तो इस आर्टिकल में उसको डिस्कस कर लेंगे। नीचे देखिए, ये वाला आर्टिकल आज हमारे किसी काम का नहीं। ये दरअसल अभी यूएसए में जो इलेक्शन होने वाला है अभी आने वाले नवंबर के महीने में, तो उसके बारे में बात की गई है कि वहाँ पर चीज़ें क्या क्या हैं ग्राउंड लेवल पे। डोनाल्ड ट्रम्प जी की क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, और जो बिडेन है, जो उनके अपोजिट है, जो कंटेंडर हैं, उनके क्या पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं और उनको क्या लेके चलना चाहिए ताकि उनको जीत मिल सके, उस बारे में ये आर्टिकल बात किया गया है। तो ये हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, यहाँ पे गुड स्टिमुलस की बात की गई है, जैसा कि अभी सभी लोग कह रहे हैं कि स्टिमुलस ग्रांट करना चाहिए सरकार को ताकि ग्राउंड लेवल पे चीज़ें सही हो सकें। तो उसके बारे में यहाँ बात की गई है कि किस तरीके का स्टिमुलस की आप लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आज एक अलग ही पर्सपेक्टिव हमें उसमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये वाला आर्टिकल आज आया है कि जो अभी जो ओनर्स हैं, रूम के हाउस ओनर्स हैं, ठीक है, आप कह सकते हो जो टिनेंट्स हैं, उनके बारे में अभी थोड़ी बहुत बात की गई है कि कैसे इस पेंडेमिक में कैसे बहुत सारे जो रेंट पे रह रहे हैं रेंटी, उनको तो थोड़ा सा मतलब वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी 1-2 महीने की अगर आप जो किराया है माफ़ कर देंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन जो रूम रूम वाले भी हैं बहुत लोग, उनकी भी सिचुएशन सही नहीं चल रही। ठीक है, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है, थोड़ा सा उसके देखेंगे यहाँ पर देखिए, आज का कार्टून को देख लेते हैं कि आज का कार्टून क्या कहना चाहता है। देखिए, कार्टून बहुत ही फ़नी तरीके में बहुत बड़ी बात किया जाता है। अभी देखिए, जो नारायण मूर्ति साहब हैं, उन्होंने कहा था कि 2-3 साल के लिए हमें 60-60 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाके हमारी इकॉनमी वापस से ट्रैक पर आ पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या है, अरे साहब, काम करने के लिए तो हर कोई तैयार है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, काम ही नहीं है। ठीक है, जब काम होगा तभी तो काम करेंगे। तो वो एक बहुत ही फनी तरीके से दिखाया गया यहाँ पर। आज का डाटा पॉइंट देख लेते हैं कि डाटा पॉइंट क्या कहना चाहते हैं। जॉब लॉस लॉस के बारे में डाटा पॉइंट बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जॉब लॉस होने वाले हैं। देखिए, ओवर 122 मिलियन पीपल इन इंडिया लॉस देयर जॉब इन दी अप्रैल। अप्रैल में ही 122 मिलियन लोग, ठीक है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, आप लोग समझ सकते हैं कि 1220 लाख लोग, यानी कि आप कह सकते हो कि 12 करोड़, 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे नौकरी चली जा गई है अप्रैल अप्रैल के महीने में, क्योंकि इकॉनमी चल नहीं रही है। जो एम्प्लॉयर है उनके पास पैसे हैं नहीं देने के लिए। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर के पास पैसे आएंगे तभी तो वो एम्प्लॉय को पैसे दे पाएंगे। सरकार ने तो अपने पॉइंट पे कह दिया कि एम्प्लॉयर लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने एम्प्लॉयज़ को ना निकालें, लेकिन वो भी मजबूर हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो सरकार ने ही कोई अच्छा एग्जाम्पल पेश नहीं किया। क्योंकि जब सरकार के पास पैसों की कमी थी तो सरकार ने क्या किया है, सरकार ने जो सरकारी विभाग के कर्मचारी, उनकी वेतन कट किए ना। तो वही चीज़ें ग्राउंड लेवल पे भी नीचे देखी जा रही है। ठीक है, तो और देखिए, और क्या बताया गया है कि इसमें एस्टिमेट किया गया है इंडियन इकॉनमी में इतनी जॉब लॉस हुई है, अराउंड 75% देम वर स्मॉल ट्रेडर्स, वेज लेबरर्स, यानी मेजोरिटी उन्हीं को नुकसान हुआ है। आप कह सकते हो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, जो आप कह सकते हो डेली के इनकम के ऊपर डिपेंडेंट थी जिनकी लाइफ, ठीक है, वही सेक्शन ज़्यादा प्रभावित हुआ है। देखिए, मैसिव फॉल बताया गया है कि कितना ज़्यादा फॉल हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रैल में कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अभी यहाँ है। पहले कितना 404 था, 396 था, अभी 282 रह गया। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर की बात की गई है, तो जैसा कि अभी हमने देखा, जो सबसे स्मॉल ट्रेडर्स और लेबरर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। ठीक है, 91.3 मिलियन लोगों की इस सेक्शन में आप कह सकते हो जॉब गई है। तो एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन है उसमें 18% लोग हैं। ठीक है, 18% कह रहा हूँ, 18 मिलियन लोग हैं। ठीक है, और ये सैलरीड वाले हैं कुछ, और फार्मर लोग को तो चलो थोड़ा बहुत इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, इम्पैक्ट हुआ है लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुई जॉब की। ठीक है, क्योंकि फार्मिंग में थोड़ा बहुत रियायत दी गई थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा कम देखा गया कि इतनी ज़्यादा लॉसेस हुई नहीं है। अब चलिए देख लेते हैं आर्टिकल्स के बारे में क्या क्या आर्टिकल आया है।
अब देखिए बैक होम के बारे में पहला आर्टिकल देखते हैं। अभी जो इंडिया ने स्टेप लिया है कि जो फॉरेन में लोग फंसे हुए हैं, जैसे गल्फ़ है, वेस्ट एशिया है, वहाँ पे काफ़ी इंडियंस फंसे हुए हैं, तो उनको रिटर्न लाने की लिए अभी कदम लिया गया है सरकार द्वारा ने, जो 15,000 नेशनल्स की लाने की बात की गई है 13 कंट्रियों में से। तो इस मिशन का क्या नाम दिया गया है? वंदे भारत मिशन। ठीक है, ये याद रख सकते हो आप, ये क्योंकि पूछा जा सकता है वंदे भारत मिशन क्या है, किससे रिलेटेड है। तो ये जो विदेशों में लोग फंसे हैं उनको हम लाने का जो रिपेट्रिएट करने का जो प्रोसेस कर रहे हैं उसको वंदे भारत मिशन दिया गया है। ठीक है, तो अभी काफ़ी एयरक्राफ्ट्स है, नेवल शिप्स हैं, ये भेजी जा रही हैं ताकि वहाँ से हमारे इंडियंस को बैक लेके आया जा सके। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा था मालदीव्स गई थी, हमने कौन सी एक मिशन लॉन्च किया है मालदीव्स में ताकि लोगों को लाया जा सके? तो समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया है ताकि वहाँ से लोगों को लाया जा सके। और ऐसे ही हमने यूएई में भी अपने शिप्स भेजे हैं ताकि वहाँ से लोगों को लाया जा सके। तो अभी बात ये बताई जा रही है कि इससे इन्फेक्शन बढ़ने का भी चांस है। ठीक है, देखिए एज द इंडिया ब्रिंग्स बैक दी स्ट्रैंडेड एक्सपेट्रिएट, इट मस्ट गार्ड अगेंस्ट न्यू वेव ऑफ इन्फेक्शन। न्यू वेव ऑफ इन्फेक्शन की बात की जा रही है क्योंकि अब वहाँ से आप लेके आओगे, आप स्टार्टिंग में लाए होते ठीक था, लेकिन अभी इतने दिन बीत गए हैं, 2 महीना 2.5 महीना होने आ गया है, और अभी आप उनको लेके आओगे तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि आप उनको वहाँ पे चेक करके लाइए। ठीक है, और फिर यहाँ पे लाइए तो यहाँ पर भी बराबर से चेकिंग करिए उनकी, बराबर हेल्थ चेकअप करिए, उनको क्वारंटाइन करिए ताकि ऐसा ना हो कि हम विदेशों से लेके आ रहे हैं और यहाँ पे और चीज़ें फैलनी शुरू हो जाएं। ठीक है, तो वो एक बड़ी सी अभी कंसर्न वाली बात आएगी हमारे सामने। और देखिए 50,000 से 1 लाख कॉस्ट भी बेयर करना पड़ेगा जो भी वहाँ पे स्टैंडर्ड लोग हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतना पैसा है नहीं, और जो एयरलाइंस है उनको भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सारी एयरलाइंस ठप हैं, और बहुत सी एयरलाइंस ऐसी होती हैं जो लीज़ पे चलती हैं। इस लॉकडाउन के टाइम पे बहुत से लोगों के पास पैसा नहीं है, और अगर उनकी विमानें ऐसे ही खड़ी रहेंगी, लेकिन किराया तो बढ़ता जाएगा ना, उनको 1 रुपये की कमाई हो नहीं रही है, लेकिन उनको जो विमान के किराए हैं वो तो भरने पड़ेंगे, इसलिए वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, जॉब लॉस हो सकती है। ठीक है, तो हर एक सेक्टर में बहुत ही एक ग्रिम सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, ग्लूमी पिक्चर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो देखिए वही कहा गया है कि मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन आपको करना पड़ेगा अगर आप उनको लेके आएंगे, क्योंकि वो बहुत कंपल्शन हो जाएगा, वरना हम कह नहीं सकते कि हो सकता है एक सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन फिर हमें देखने को मिल जाए अगर हम ज़्यादा सतर्क नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आप उसके लिए तैयार यहाँ पे रहिए, और अच्छे अच्छे जो इंफ्रा से बना के रखिए ताकि हमको बेड्स की कमी ना पड़े। ठीक है, अब देखिए ब्लेम गेम की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कैसे अभी अमेरिका जो चाइना के ऊपर ब्लेम गेम खेल रहा है। ठीक है, द वर्ल्ड नीड मोर कोऑपरेशन एंड लेस एनिमोसिटी। ज़्यादा कोऑपरेशन चाहिए, कम दुश्मनी चाहिए। ठीक है, लेस एनिमोसिटी इन डीलिंग विद द पेंडेमिक, इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चाइना के लेबोरेटरी से ही ये वायरस निकला हुआ है और चाइना ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो चाइना को हमें कंपेंसेशन देना पड़ेगा कि इतने सारा नुकसान हुआ है चाइना की उधर से। ठीक है, और हमने देखा था कि ट्रेड वॉर हो रहे थे यूएस और चाइना के बीच में, तो बहुत सारे टैरिफ चाइना के ऊपर लगा दिए थे यूएस ने, और अभी भी वही बात की है कि हम और टैरिफ्स लगाएंगे अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे। ठीक है, और देखिए बात किया गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो वहाँ पर यूएसए में, उनको भी उन्होंने कहा है कि आप चाइना का अपोज करिए। ठीक है, जो भी हो सकता है, जैसे कि उनके प्रोडक्ट्स बाइकआउट करिए, या जो भी हम उनके साथ रिलेशन अच्छा रखते थे उनको कम करिए। ठीक है, हमें चाइना के अगेंस्ट जाना, ये अभी उनका एजेंडा वहाँ पे बन चुका है। तो अभी जैसे कि उनका इलेक्शन आने वाला है, उनके जो अपोजिट कंटेंडर है जो बिडेन साहब, ये बहुत ही अभी ऐसा टाइम है कि वो लोग अपने इलेक्टोरल कैंपेन को भी आगे लेके चल रहे हैं इस आप कह सकते हो पेंडेमिक के टाइम पे। ठीक है, तो देखिए जब ट्रेड वॉर हुआ था तो कैसा था कि यूएसए ने बहुत सारा टैरिफ लगा दिए चाइना के ऊपर, और चाइना से जो भी प्रोडक्ट आते थे फिर वो यूएसए में काफ़ी महंगे हो जाते थे, तो लोग महंगा सामान तो कम ही प्रीफर करेंगे ना। तो वहाँ के फिर लोग क्या करते थे, जो यूएस बेस्ड प्रोडक्ट है उनको फिर खरीदने लगे थे, क्योंकि कंपैरेटिवली उनके रेट्स कम हो गए थे चाइना वाले से। और जो हुआई एक टेक्नोलॉजी कंपनी है चाइना बेस, उसके उसके ऊपर बैन लगा दिया था कि ये कंपनी यूएस में सर्व नहीं कर सकती, और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी बोला था कि इनको आप अपने कंट्री में सेटअप लगाने के लिए अनुमति ना दें, क्योंकि ये सर्विलांस कर रहे हैं, ये बहुत स्पायोनेज का इनके ऊपर चार्जेस लगाया गया था। ठीक है, कहा जाता है इनके जो बॉस हैं, इनके जो चीफ है इस कंपनी के, हुआई कंपनी के, वो पहले चाइना की आर्मी में थे, और अभी वो इंटेलिजेंस की तरह काम करते हैं, चाइना को
आप कह सकते हो कि अपने डिवाइसेस के थ्रू अलग अलग कंट्रीज़ के थोड़े बहुत डाटा देते हैं, ठीक है। और 5G टेक्नोलॉजी में इस कंपनी का बहुत बड़ा रोल है कि ये कंपनी एक लीडिंग कंटेंडर है 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में। तो बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। अगर 5G टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना है तो इस कंपनी को हमें एक्सेस देना पड़ेगा अपनी कंट्री में, ठीक है। अब देखिए, इफ गोल्स आर टू डिफीट द वायरस, सेव लाइफ एंड रिबिल्ड इकोनॉमीज, दोज कैन बी अचीव ओनली थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। यानी अगर हम हमारा गोल है वायरस को डिफीट करना है, जानें बचानी है और इकोनॉमीज़ को वापस से रिबिल्ड करना है, तो हमें कैसे काम करना पड़ेगा? ग्लोबल कोऑपरेशन, यानी सबको एक साथ मिलजुल के काम करना पड़ेगा, ना कि एक्यूजेशन लगा के कॉन्स्पिरेसी करके, ठीक है। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। और ठीक है, इसमें बहुत सारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी बात की गई है कि कैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी अभी क्रिटिसाइज़ किया गया है कि वो प्रो चाइना काम कर रहा है, ठीक है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभा नहीं रहा है। तो ये हो गया ब्लेम गेम वाला आर्टिकल। और देखते हैं क्या आर्टिकल है दूसरा। देखिए, ये वाला आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा आर्टिकल ये आज आया है। वॉर लाइक स्टेट एंड बॉन्ड टू रेस्क्यू। जैसे कि अभी वॉर लाइक स्टेट हो गया है कि हम एक लड़ाई तो लड़ रहे हैं देखा जाए तो, ठीक है। और बॉन्ड टू रेस्क्यू यानी एक बॉन्ड क्या हमें कुछ राहत पहुंचा सकता है, कुछ रिलीफ पहुंचा सकता है। विद द पेंडेमिक शेडो ओवर द इकोनॉमी, कंसोल बॉन्ड इशू, कंसोल बॉन्ड अगर हम इशू करेंगे इज मोर कंपेलिंग सोल्यूशन, ठीक है। एक थोड़ा सा हमें कुछ तो सोल्यूशन दे ही सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं जो रघुराम राजन साहब, उन्होंने भी, हमने देखा कुछ चीफ इकोनॉमिस्ट थे, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो जैसे कि नोबल लॉरिएट ये हैं अपने अभिजीत बनर्जी, इन्होंने भी काफ़ी कहा है कि एक स्टिमुलस प्रोवाइड करिए इकॉनमी में, ठीक है, ताकि लोगों के पास हाथों में पैसा है, थोड़ा बहुत तो डिमांड उमांड थोड़ी सी बढ़े और फिर प्रोडक्शन वगैरह हो तो जीडीपी एक थोड़ी बहुत ठीक ठाक चले, ठीक है। और बताया गया कि नेशनल लॉकडाउन चल रहा है, या फिर आप कह सकते हो कॉजी लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि कहीं कहीं पे जो ऑरेंज जोन ग्रीन जोन है थोड़ी बहुत रियायत देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसमें इससे डील करने के लिए थोड़ा बहुत स्पेंडिंग बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर गो बियॉन्ड रेवेन्यू रेसिप्ट टू फंड दी कंप्लीट स्टिमुलस, ठीक है। तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एक फंडिंग दिखानी पड़ेगी ताकि आपको अपने जो रेवेन्यू रेसिप्ट हो रहे हैं उससे भी ज़्यादा आपको खर्चा करना पड़ेगा। रेवेन्यू रेसिप्ट क्या है कि आपको सरकार को कितना पैसा मिल रहा है, उससे बियॉन्ड जाके आपको, यानी आपको कह सकते हो कि आपको डेफिसिट भी बढ़ सकता है आपका। तो आपको उसके बियॉन्ड जाके खर्चा करना पड़ेगा या इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा इकॉनमी में, ठीक है। अब देखिए, बात की जा रही अ गैदरिंग फाइनेंशियल स्टॉर्म। क्या है अ गैदरिंग फाइनेंशियल स्टॉर्म? यानी बहुत तरीके के फाइनेंशियल स्टॉर्म हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसा बजट से पहले प्रोजेक्ट किया गया था कि हमारा डेफिसिट अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख करोड़ का होने वाला है, ठीक है। जैसा बजट के पहले हम कुछ डाटा बना के रखते हैं कि आगे वाले साल में हमारा ऐसा ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो और उसमें एक कंसर्निंग बात ये थी कि उसके बावजूद हमारा 1% ऑफ द जीडीपी था ओवरऑल एक्सेसिव टारगेट ऑफ 2.1 लाख करोड़ थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उसमें 1% जो था, हम हमारी बोरोइंग भी होने वाली थी उसके बावजूद भी, और हमारा जो 2.1 लाख के डिसइन्वेस्टमेंट था होने वाला था उसके बावजूद, ठीक है। यानी 8 लाख करोड़ का डेफिसिट तो होने ही वाला था। उसके अलावा 1% ऑफ जीडीपी हम बोरो भी करने वाले थे, और 2.1 लाख करोड़ हमारा डिसइन्वेस्टमेंट भी होने वाला था। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या? जो गवर्नमेंट के पास शेयर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनको वो बेच देते हैं, उनसे उनको रेवेन्यू जनरेट होता है, फिर वो अपने बजट में जो जो खर्चा करना है उसको उसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि एयर इंडिया ले लीजिए, एलआईसी ले लीजिए। फिर हमने देखा था जो ऑयल इंडिया वाली ऑयल ऑयल की कंपनियां थी, बीपीसीएल वगैरह, ठीक है। इनको भी डिसइन्वेस्ट करने की बात की जा रही थी। तो अभी रेवेन्यू बहुत श्रिंकेज होते जा रहे हैं जहाँ पे सरकार का, क्योंकि इकॉनमी की सारी एक्टिविटीज़ बंद चल रही हैं, कोई प्रोडक्शन है नहीं, क्योंकि डिमांड कम है, लोग अभी काफ़ी कम खर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, क्योंकि कोई एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, पैसे आ नहीं रहे हैं, तो लोग कहाँ से खर्चा करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी दिक्कत का सामना ये करना पड़ रहा है। इन एडिशन द एक्सपेंडिचर दैट वाज प्लान द गवर्नमेंट हैज स्पेंड एनीवेयर बिटवीन 5 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़, ठीक है। आपको स्टिमुलस देने के लिए, मतलब कि जितना एक्सपेंडिचर प्लान था पहले उससे ज़्यादा आपको 5-6 लाख एक्स्ट्रा, 5-6 लाख करोड़ आपको इकोनॉमी में इन्फ्यूज़ करना ही पड़ेगा। अब इस गवर्नमेंट ने कितना इन्फ्यूज़ किया था? 1.7 लाख करोड़ पहले इन्फ्यूज़ किया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। गरीब कल्याण योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ अभी गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि आपको 5-6 लाख करोड़ तो इन्फ्यूज़ करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत स्टिमुलस पहुँचाने के लिए, यानी ताकि थोड़ी बहुत इकॉनमी काम कर सके, ठीक है। अगर आप इतना थोड़ा बहुत स्टिमुलस पहुंचाओगे तो थोड़ा सा हमें देखने को मिल सकता है, एक पॉजिटिव पिक्चर देखने को मिले। और देखिए, बात बताई जा रही 60% इंक्रीज इन दी वे एंड मीन्स। अभी हमने क्या देखा था कि 60% इंक्रीज कर दिया गया था वेज एंड मीन्स लिमिट्स फॉर द स्टेट इज़ अ वेलकम मूव, ठीक है। मतलब कि जो वेज एंड मीन्स
वेज एंड मीन्स लिमिट्स थी। क्या होता है ये, जब राज्य सरकार वगैरह के पास पैसों की कमी हो जाती है तो वेज एंड मीन्स लिमिट का इस्तेमाल करके आप उधारी पे पैसे ले सकते हो, ठीक है। तो इसको कहा जाता है वेज एंड मीन्स लिमिट। तो अभी सरकार ने उसका 60% बढ़ा दिया था, कि लिमिट बढ़ा दिया था कि आप अब 60% ज़्यादा भी इसके रूट्स के थ्रू पैसे ले सकते हो और आप अपनी स्टेट वगैरह को सही तरीके में लेके चल सकते हो, क्योंकि अभी जीएसटी वगैरह का कुछ पैसा मिल नहीं रहा है और ना फ्यूल बिक रहा है, क्योंकि कोई ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है और लीकर वगैरह सब बैन है। तो जो वहाँ से टैक्सेस आते थे वो भी सरकार को या राज्य सरकार को मिल नहीं पा रहे हैं, तो राज्यों के पास भी पैसों की बहुत किल्लत है अभी, ठीक है। अब देखिए पास्ट की बात की जा रही है, इको फ्रॉम दी पास्ट, क्या हमें पास्ट में ऐसा कुछ देखने को मिला था? तो चलिए देखते हैं कि पास्ट में क्या बात की जा रही है, कि क्या पास्ट में क्या ऐसा कुछ हुआ था कि हमें वहाँ से क्या सीख लेने की ज़रूरत है। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 की बात की जा रही है, कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई थी, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था और जो एक हारमोनी थी वो बिगड़ सी गई थी। तो उस टाइम पे जो इकॉनमी वगैरह को ट्रैक पे लाने के लिए एक बहुत ही सही चीज़ चालू की गई थी, जो था कंसोल बॉन्ड। कंसोल बॉन्ड क्या होता है? ये एक तरीके का बॉन्ड होता है। बॉन्ड क्या होता है? जैसे कि सपोज करिए शेयर 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 मार्केट आप समझ लीजिए, कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, आपने उस कंपनी के शेयर खरीदे, मतलब आपने शेयर लिया और पैसे दिए, पैसे पहुंच गए कंपनी के पास, फिर कंपनी ने उसको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ किया, कंपनी ग्रो हुई यानी प्रॉफिट हुआ, तो आपको उस प्रॉफिट का जो भी शेयर है उस शेयर का हिस्सा मिलेगा आपको, ठीक है। तो प्रॉफिट आप भी कमाएंगे और कंपनी का भी बेनिफिट हुआ कि उसको ज़रूरत के टाइम पे पैसे मिल गए, ठीक है। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चालू किया था ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, तो बहुत ही उन्होंने क्या किया था कि 10% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग कंसोल डॉप्ट बैंड, ठीक है। वो तो 10% के आसपास उन्होंने, और जो टोटल आउटस्टैंडिंग था उसका कंसोल बॉन्ड निकाला था, तो उसको 5% इंटरेस्ट भी मिलता था जो ये बॉन्ड खरीदता था। यानी अगर आपने 100 रुपये लगाए हैं तो आपको 105 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो एक अच्छा इंसेंटिव भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और इस तरीके से अगर आप सोल्जर की तरह नहीं लड़ सकते हैं तो आप देश की इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है कि आप इंस्टेड ऑफ पीएम केयर फंड, जो हमने अभी प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड चालू किया है, इसकी जगह ये तो एक तरीके का डोनेशन हो गया कि सब लोग डोनेशन दे रहे हैं, इसकी जगह आप कंसोल बंड बॉन्ड जैसा कोई सिस्टम चालू करते हैं, जिसमें कि आप कहते हैं कि जो भी हमारे देश के सिटीज़न हैं वो आके इसमें बॉन्ड की तरह इसको खरीदें, फिर आप उनको थोड़ा इंसेंटिव देते कि इतने टाइम बाद आपको थोड़ा बहुत इसमें हम इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा आपका भी बेनिफिट होएगा। तो इसमें हमें एक बहुत ही एक अच्छा ये भी अल्टरनेटिव हो सकता था इस चीज़ का, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने पीएम केयर लॉन्च किया, ठीक है। तो चलिए वो भी गलत नहीं था, लेकिन यहाँ पे राइटर अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं कि वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता था। और दूसरा बेटर बात क्या कहिएगी, और कोई बेटर ऑप्शन है क्या? तो देखिए हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे मोनेटाइजिंग द डेफिसिट, यानी जो आरबीआई है वो नोट प्रिंट कर सकती है, वो एक ऑप्शन है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय बाय हैविंग द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर देखिए क्या करेगी जब आरबीआई नोट प्रिंट करेगी, ठीक है, तो क्या करेगी आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो जीसेक्स हैं यानी गवर्नमेंट सेक्रेटरीज है वो परचेज कर लेगी, और जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट को दे देगी, ठीक है। फिर ये गवर्नमेंट यही पैसे इन्फ्यूज़ करेगी इकॉनमी में, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो सकता है, इसको मोनिटाइजिंग द डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है और ये हमने इस्तेमाल भी किया है काफ़ी दफ़े, ठीक है। और देखिए बताया जा रहा है कि लेकिन कंसोल बैंड अगर आप इस्तेमाल करते तो इससे क्या होता, यही डिफरेंस एक बताया गया है कि ये तो चलिए ये वन वे एक्ट करने का तरीका हो गया कि सिर्फ गवर्नमेंट अपने तरीके से एक्ट कर रही है, लेकिन अगर आप कंसोल बॉन्ड करते हैं तो ये सिटीज़न की पार्टिसिपेशनशिप बढ़ाती थी हमारे आप कह सकते हो डेमोक्रेसी में, हमारे गवर्नेंस में, ठीक है। तो वो एक अच्छा तरीका हो सकता था, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जो रियल स्टेट है वो भी गिर रहा है, जो सेफ हेवन गोल्ड होता है, क्योंकि जब क्राइसिस का टाइम आता है तो लोग क्या करते हैं, गोल्ड की तरफ भागते हैं, लेकिन अभी गोल्ड में भी कोई इन्वेस्ट कर नहीं रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी बंद है। तो हमारे पास एक अच्छा तरीका था कि बॉन्ड का हम रिलीज़ करें, ताकि गवर्नमेंट बॉन्ड जब रहेगा तो गवर्नमेंट पे लोगों को भरोसा होता है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट कंपनी की तरह गवर्नमेंट हमें धोखा दे देगी और डूब जाएगी तो भाग जाएगी। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमारे सिटीज़न का पैसा डूबने ना दे। तो वो एक तरीका हो सकता था कि आप सिटीज़न का पार्टिसिपेशन सिर्फ बढ़ाते थे गवर्नेंस में, ठीक है। तो वो एक पॉजिटिव देखने को मिल सकता था। आप उनको अट्रैक्टिव कूपन रेट दे सकते थे। कूपन रेट क्या होता है, जैसे कि आप सपोज करिए एक बहुत बड़ा बॉन्ड आपने बनाया, फिर उसमें बहुत सारे ऐसे कूपन आपने लगा दे देंगे 5-5% के जो भी होंगे, फिर आप एक कूपन लेके जाके बैंक में देंगे, फिर उस कूपन का जितना भी पैसा होगा यानी आपने जो इंटरेस्ट रेट होगा आपका, अगर 10 रुपये होगा तो 10 रुपये कूपन देंगे, अब बैंक आपको 10 रुपये आपके अकाउंट में या कैश जो भी है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है।
तो ये होता है कूपन रेट। तो फिर आपको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता, तो आपको भी एक अच्छा सा दिखता कि हाँ, या फिर आप उनको तो कह सकते थे कि आप इसका इस्तेमाल टैक्स रिबेट में कर सकते हो, आपको टैक्स में कमी मिलेगी, ठीक है। तो वो सब एक इंसेंटिव दे के सिटीज़न का पार्टिसिपेशनशिप बढ़ाया जा सकता था, तो ये सब बात बताई गई है। तो एक अच्छा आर्टिकल यहाँ पे देखने को मिला है कि एक अलग एंगल कैसे आप स्टेट की मदद कर सकते हो, राज्य की मदद कर सकते हो, सेंटर की मदद कर सकते हो इस तरीके का बॉन्ड वगैरह का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं मल्टीलैटरलिज्म की। अब देखिए, हमने देखा था कि कैसे कोरोना वायरस के बाद प्रोटेक्शनिज्म बढ़ जाएगा, बाउंड्रीज की वापस से इंपॉर्टेंस जनरेट होने लगेंगी, ठीक है। लोग वापस से जो ग्लोबलाइजेशन का फंडा है वो थोड़ा सा कम होने लगेगा। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि मल्टीलैटरलिज्म यानी सबको एक साथ आके काम करना पड़ेगा, तभी जाके थोड़ा सा हमें बेहतर तरीके से इससे लड़ने में सपोर्ट मिलेगा, ये जो पेंडेमिक फैला हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे इंडिया का क्या एंगल होता है, ठीक है। अब देखिए बोला गया है डीपनिंग दी पेंडेमिक, कि ये पेंडेमिक और गहराता जा रहा है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी इतना रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को तो क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ रहा है कि ये काफ़ी प्रो चाइना बातें कर रहा है। इसको टाइम पे इसने जब इसके पास इंफॉर्मेशन थी कि चाइना में ये सब वायरस आया है, तब उसने सही टाइम पे पर अदर कंट्रीज़ को अलर्ट नहीं किया, काफ़ी लेट अलर्ट किया है, और जो नेशन फ्लाइट्स हैं उसको काफ़ी लेट से बंद किया है, ठीक है। तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठ चुका है, ठीक है। तो ये सब तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें सब कंट्रीज़ को मिलके सामने आना पड़ेगा, और एक दूसरे के ग्लोबल सपोर्ट से इस पेंडेमिक के ऊपर थोड़ी सी जीत के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं उसको लेके चलना होगा, ठीक है। देखिए बताया गया है पर परसीव चाइनीज़ बायस, यानी कैसे डब्ल्यू चाइनीज़ की तरफ बायस है। और पीस और प्रोस्पेरिटी हैंड इन हैंड जो अगर हमें लेके चलना है, तो हमें साथ में आके मिलके काम करना पड़ेगा। अलग अलग जो नेशन है, जो लाइक माइंडेड नेशन है, जिनकी सोच सिमिलैरिटी है, ठीक है। देखिए, नन ऑफ आवर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन वॉज बिल्ड फॉर वर्ल्ड वेयर टाइज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, विच वर सपोज टू एनहांस द वेलबींग ऑफ ऑल could themselves be weaponized for nationalistic gain एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर प्लेयर। मतलब दूसरे का नुकसान हो के हम अपना कैसे मुनाफा कर सकें, इसके लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाया नहीं गया था जो हमारे ग्लोबल लेवल का इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। लेकिन अभी डब्ल्यू का एक अपोजिट ही एंगल हमें देखने को मिला है, ठीक है। और देखते हैं और क्या बातें बताई गई है। देखिए, एक्सपोर्ट में रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं अभी, कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मेडिकल जो इक्विपमेंट्स है उसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके खुद के नेशन में अभी मेडिकल क्राइसिस हो सकता है, इसलिए सब लोग जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर कमी लगा के रखें। लेकिन जो डेवलपिंग नेशन, जो अंडर डेवलप नेशन है, वहाँ पे इसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर प्रोडक्शन ही नहीं है, वहाँ पे उस लेवल पे टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो उनको इस मेडिकल क्राइसिस के टाइम पे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मास्क हो गया, पीपीई हो गया, वेंटिलेटर्स हो गए, ठीक है। ये सब चीज़ें काफ़ी अभी लोग जो जिनके पास है वो एक्सपोर्ट करने से कतरा रहे हैं, ठीक है। तो चाइना ने इसमें भी एक अपना इकोनॉमिक एंगल देख लिया, और चाइना बहुत सारे देशों को अभी ये बेच रहा है, तो इसमें उसका मॉनिटरी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और चाइना का इसको एक नया टर्म आप देख सकते हो कि चाइना का ये क्या है, कोरोना वायरस डिप्लोमेसी, यानी कि इस कोरोना वायरस के टाइम पे कैसे वो इसका इस्तेमाल करके डिप्लोमेसी कर रहा है, डिप्लोमेटिक गेम्स खेल रहा है, और अपना इकोनॉमिक बेनिफिट निकाल रहा है, ठीक है। देखिए, और एक बात हमने देखा था कि किट्स जो चाइना से आ रहे थे वो फॉल्टी भी थे, जैसे हमने भारत में देखा था जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स आए थे वो भी फॉल्टी पाए गए थे, क्योंकि वो 95% ऑफ द केसेस को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। तो इसमें चाइना ने लेकिन वापस से हमें ही ब्लेम कर दिया कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही लोग दिखा रहे हो, हमारे इक्विपमेंट सही है, यानी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने को तैयार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने भी उसके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म किया था कि हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, आपके यहाँ क्या चल रहा है आपकी लैब लैब वगैरह में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अभी देखने को मिल रही है कि कैसे लोग, कैसे कंट्रीज डिवाइड हो रही हैं, कैसे लोग चाइना के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मल्टीलैटरलिज्म कैसे देख सकते हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं, उसको बात करते हैं कि रिफॉर्मिंग द मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है, कैसे नया रिफॉर्म लाया सकता है, मल्टीलैटरलिज्म को कैसे चेंज किया जा सकता है। पहले तो चलिए, सब लोग अलग अलग थे, सब लोग इंडिविजुअल कंट्रीज थी, काम कर रहे थे, लेकिन क्या इसमें आज की परिस्थिति देखने के बाद कुछ चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले आपको कमिटमेंट लाना पड़ेगा कि आपको मल्टीलैटरलिज्म दिखाना है, कि ऐसा नहीं कि एक चाइना और एक यूएस यही दो लोग हैं, कि और इनके ही इर्द गिर्द सारी दुनिया घूमे, ठीक है। सबका अपना अपना रोल है,
सबको इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, सोवरेनिटी होनी चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे सबको एक दूसरे का सपोर्ट भी करना चाहिए, ठीक है, तो वो एक कमिटमेंट होनी चाहिए। दूसरी बात बताई गई है कि स्ट्रेटेजिक डीकपलिंग होना चाहिए, ठीक है, यानी कि अगर बहुत सारे लोग जो पहले चाइना से ही जुड़े थे, सिर्फ वन नेशन डिपेंडेंट हो गए थे और उस नेशन की वजह से पूरा आप कह सकते हो पूरा वर्ल्ड इम्पैक्टेड हो रहा था, तो उसको धीरे धीरे डीकपल होना पड़ेगा। डीकपल मतलब दूर जाना, ठीक है, तो हैंडल स्मार्टली, उसको स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा इन कॉपरेशन विद द अदर लाइक माइंडेड कंट्रीज। तो दूसरी जो हमारे जैसी कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना पड़ेगा, और जो खतरनाक कंट्रीज़ है जैसे कि चाइना, उनसे दूरी बरकरार करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी जाके प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी का हमें देखने को मिल सकता है। तीसरी पॉइंट ये बताई गई है, जो डीप इंटीग्रेशन है, जैसे चाइना के ऊपर इतने सारे लोग डिपेंडेंट हो गए थे, वो कम करना पड़ेगा आपको। किसी भी एक कंट्री के ऊपर आप इतना डिपेंडेंट नहीं हो सकते, ठीक है। रोल ऑफ इंडिया की बात की गई है कि भारत क्या रोल इसमें अदा कर सकता है, तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, प्लूरलिज्म, डेमोक्रेसी, लिबरल, हमारा काफ़ी कंट्री इसकी मिसाल दी जाती है कि काफ़ी हमारा प्लूरलिज्म अच्छा है, डेमोक्रेसी है, लिबरलिज्म है, लेकिन बहुत जगह इसको अंडर एस्टिमेट भी किया जाता है वेस्ट में, ठीक है। तो एक अच्छा टाइम है कि हम उनको दिखा सकें कि भारत की क्या कैपेसिटी है, क्या रोल भारत अदा कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, एज सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन दी वेस्ट सीक्स अ ग्रेजुअल डीकपलिंग फ्रॉम द चाइना, चाइना से कैसे सब लोग दूर जा रहे हैं, ठीक है, विल सर्व वेल टू लुक टुवर्ड इंडिया। तो ठीक है, जब चाइना से दूर जाएंगे तो दूसरी एक अच्छी मार्केट एशिया में कौन सी है? इंडिया ही तो एक अच्छी मार्केट है, लेकिन वैसे वियतनाम वगैरह भी काफ़ी अच्छी मार्केट है, लेकिन यहाँ पे इंडिया को आगे आना पड़ेगा, और इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, और बहुत ही एक अच्छा रोल निभा के दिखाना चाहिए, ठीक है। हमें जो अलायंस अलायंस वगैरह जैसे बन रही है, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है, जैसे जर्मनी और फ्रांस ने एक इनिशिएटिव लिया है कि कैसे हम मल्टीलेटरलिज्म, अलग अलग देश मिलके आके सामने आए और इस पेंडेमिक से लड़े, ठीक है, वर्क टुगेदर करें, ठीक है। तो उसमें इंडिया को, अगर इंडिया इन चीज़ों का सपोर्ट लेके आगे काम करे, तो इंडिया का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल सकता है। देखिए, चेरनोबिल की बात की गई है कि कैसे रशिया में चेरनोबिल एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था, ठीक है, उसके बाद कैसे एक नेशन के अगेंस्ट काफ़ी लोग अगेंस्ट में आ गए, तो वैसा ही ये सिचुएशन अभी देखने को मिल रहा है कि कैसे चाइना के अगेंस्ट सब लोग अभी आ गए हैं कोविड 19 के बाद, ठीक है। तो अभी उससे डीकपलिंग करने की बहुत ज़रूरत है और डीप इंटीग्रेशन से बचना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि बाकी सभी नेशन कैसे मिलकर सामने आते हैं, कैसे मल्टीलैटरिज्म बढ़ाते हैं, और जो डीकपलिंग करते हैं चाइना से, और बाकी लोग एक दूसरे के ऊपर थोड़ा बहुत कॉपरेशन करके, ठीक है, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, कैसे मिलजुल के इस सिचुएशन को लेके चलते हैं और एक सेफ़र और सिक्योर वर्ल्ड बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, जो आया है गुड स्टिमुलस के बारे में। जैसा कि अभी तक तो सब लोग कह रहे हैं कि इकॉनमी में पैसे इन्फ्यूज़ करिए, सच मेजर्स कैन टेक द इफेक्ट ओनली आफ्टर द लॉकडाउन एंड्स, ठीक है, लेकिन क्या आप लोग इसका दूसरा पहलू भी देख रहे थे? जैसे कि यहाँ पे बात बताई जा रही है कि सप्लाई शट डाउन है, कि सप्लाई हो ही नहीं रहा है, तो आप लोग गुड स्टिमुलस दे के भी करोगे क्या, जब हाथ में पैसा रहेगा लेकिन सप्लाई है ही नहीं? तो क्या मतलब है उन चीज़ों का? तो सप्लाई साइड बंद है, क्योंकि पेंडेमिक ही ऐसा चल रहा है कि कुछ हम चीज़ें चालू ही नहीं कर सकते हैं, तो हाथ में पैसा तो दे दोगे, लेकिन सामान खरीदेंगे क्या जब कुछ सामान बिक ही नहीं रहा है? तो ठीक है, वो एक बात बताई गई है। और सेकंड बात बताई गई कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हिट हो गया, 2-3% ऑफ द जीडीपी का हमें नुकसान देखने को मिला है, ठीक है। और हमने जो टारगेट सेट किया था कि डिसइन्वेस्टमेंट से हमें जो पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, 1% ऑफ द जीडीपी, लेकिन हमारा नुकसान पहले से 2-3% ऑफ द जीडीपी हो रहा है, ठीक है। और हमारा देखिए जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि हम डेफिसिट में जा सकते हैं 7.5%, अगर हम सारी ही बोरिंग वगैरह जोड़ लें, तो ठीक है, जहाँ कि हम फिजिकल डेफिसिट का टारगेट हमेशा 3 से 3.5% रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि 7.5% तक जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने अगर सिर्फ 1% ऑफ द जीडीपी खर्चा किया, और जो यूएस वगैरह की बात की जाती है कि उन लोग ने 9-10% ऑफ द जीडीपी खर्चा किया है, तो ऐसा नहीं आप कंपेयर कर सकते हो डायरेक्टली। आप ये देखिए कि हमारा डेफिसिट कितना जा रहा है, वो भी तो एक बार आप कंसिडर करिए, ठीक है। और बोला जा रहा है, देखिए और क्या बात बताई जा रही है इसमें, जैसा बोला गया है कि जो मेरिट एक्सपेंडिचर है, जैसे हेल्थ के ऊपर है, और फिर डायरेक्ट इनकम सपोर्ट है पुअर के बैंक अकाउंट में, जैसे कि जनधन अकाउंट में 500-500 रुपये सभी वुमेंस के अकाउंट में भेजे गए हैं 3 महीने के, ठीक है। तो वो सब भी तो कंसिडर करिए, वो सब देखिए, ठीक है। और देखिए 97 से 47 से 1997 तक की बात की गई है कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलवेज रूटीनली मोनिटाइज इट्स डेफिसिट, ठीक है, यानी कि आरबीआई ने नोट प्रिंट करके कैसे बहुत बार सपोर्ट किया है इकॉनमी को, ठीक है। अभी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट को थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है कि ठीक है, थोड़ा बहुत और डेफिसिट हमारा बढ़ गया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस सिचुएशन से हमें बाहर निकल के आना है। और एक बार देखिए कि अगर हमारा डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है, वहीं अगर दूसरे नेशन है जैसे यूएसए है, जापान है, अगर वहाँ डेफिसिट बढ़ जाता है, 200% भी चला जाता है, 125%
30% भी चला जाता है तो वहाँ के लोग इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन वहीं इंडिया की बात करें, अगर 70% भी डेब्ट टू जीडीपी रेशियो हो गया तो काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है गवर्नमेंट को। देखिए, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है कि हमने कितना कर्जा लिया है एज़ कम्पेयर टू हमारी जीडीपी कितनी है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा कर्जा लेते हैं तो काफ़ी नुकसान का हमें सामना करना पड़ सकता है और काफ़ी क्रिटिसिज्म देखने को मिल सकता है। देखिए, और तीसरी बात क्या क्या की जा रही है इसमें, तीसरी बात बताया जा रहा है कि अगर ऐसे ही हमने काफ़ी पैसे इन्फ्यूज़ कर दिए तो करेंसी प्लंज हो सकता है। करेंसी प्लंज होगा मतलब बहुत सारा पैसा लोगों के हाथ में इंडियन रुपी के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। और जो फॉरेन के डॉलर्स हैं वो हमारे पास कम रहेंगे, तब हमें $1 खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे पे करने पड़ सकते हैं, यानी डिवैल्यूएट हो जाएगी करेंसी। तो वो भी एक चीज़ हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो उससे भी बचने के लिए हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि सिर्फ आपको मनी ही इन्फ्यूज़ करनी है। देखिए, और क्या फोर्थ बात बताई गई है, गिविंग ग्रांट टू दी स्टेट। अभी स्टेट को ग्रांट देने की बात की गई है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ओव अबाउट 1 लाख करोड़ टू टैक्स रिफंड। अभी जो टैक्स रिफंड देना है जीएसटी वगैरह का, जैसे कि जीएसटी के थ्रू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पैसा आ जाता है, फिर वो जो स्टेट का शेयर है वो स्टेट को देती है, ठीक है। तो अभी 1 लाख करोड़ तो वही स्टेट को देना है, तो वो भी एक चीज़ अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को फुलफिल करना है। तो ये सब पॉइंट है, दिस इज द टाइम फॉर इट टू ट्रांसफ़र दिस टू द स्टेट एज अ ग्रांट, ठीक है। तो आपको स्टेट को भी पैसे देने चाहिए, वो एक बात बताई गई। फिफ्थ पॉइंट ये बताया गया, दैट इज़ द टॉक ऑफ गोइंग टू द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। आईएमएफ जाने की बात की गई है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ में आप आईएमएफ पहुंच जाइए, ठीक है। आपको लोकली भी पहले चीज़ें हैंडल करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको आईएमएफ जाना सही रहेगा। तो ऐसा नहीं है, देखिए, कि हम सिर्फ स्टिमुलस स्टिमुलस चिल्लाएं और वो एक सही तरीका हो, तो आपको उसको क्रिटिकली भी एनालाइज करना है कि क्या ये सही है, इसके गलत पहलू क्या हैं, ठीक है। जैसा कि अभी तक हमने सुनते आ रहे हैं कि पैसा इन्फ्यूज़ करना ही सोल्यूशन है, लेकिन आज हमें यहाँ पे दूसरा एंगल देखने को मिला है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको हर टॉपिक में दोनों एंगल का सोच के चलना है। देखिए, ये रेंट वाली बात जैसे मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं कि इस पेंडेमिक में क्या हो रहा है, लोगों के पास इनकम का सोर्स काफ़ी ख़त्म सा हो गया है, बंद सा हो गया है। तो जो आप कह सकते हो जो रेंटीज़ हैं वो कह रहे हैं कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको कहा जाए कि 1-2 महीने का वो जो किराया है वो माफ़ कर दें। लेकिन जो बहुत सारे चीज़ें ये भी देखने को मिली कि बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनकी खुद की रोज़ी रोटी उसी किराए से चलती है। अगर उनको 1 महीने का पैसा ना मिले तो उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी एक पहलू सामने आ रहा है। ऐसा है नहीं कि सारे ही लैंडलॉर्ड बहुत अमीर हैं, बहुत ही पैसा है। बहुत सारे लोगों की आप कह सकते हो मंथली सैलरी के रूप में वो वर्क करता है जो किराया होता है। तो इसमें अभी मॉडल टेनेंसी एक्ट में चेंज करने की बात की गई है कि आप चेंजेस लाएंगे, जो लैंडलॉर्ड है वो भी अभी रजिस्टर रहेगा और जो रेंट पे रह रहे हैं उनको भी अभी रजिस्ट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। ताकि अगर हमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हम सपोर्ट प्रोवाइड करा सकें तो हम एक चैनलाइज तरीके से आपको ट्रेस कर सकें और आप तक हेल्प पहुंच सके, ठीक है। तो ये अभी एक चेंज लाने की इसमें बात की गई है, ठीक है। तो इसमें दोनों का ही इंटरेस्ट शामिल है, जो लैंडलॉर्ड है और जो रेंटी है जो रेंट पे रूम लेके रह रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को ही इसमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और इसमें फोर्स आप कह सकते हो फोर्स मैज्यूरे का क्लॉज डालने की भी बात की गई है। फोर्स मैज्यूरे क्या होता है, देखिए, ये क्लॉज ऐसा होता है कि कभी कोई विपदा आ जाए, यानी अन अन अनरियलिस्टिक आप कह सकते हो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन आ जाए, जैसे कि अभी ये चल रहा है। किसी ने क्या पहले सोच रखा था कि कुछ ऐसा भी आ सकता है कि पूरी दुनिया एक टाइम पे बंद हो जाएगी। तो इस टाइम पे ऐसी पैंडमिक, ऐसी क्राइसिस के टाइम पे आप किसी भी एक साइड को कसूरवार नहीं ठहरा सकते हो कि ऐसा एग्रीमेंट में लिखा था लेकिन आपने फुलफिल नहीं किया। लेकिन आप सिचुएशन देखिए ऐसी आ गई है, तो उस टाइम पे अगर आपने उसको फुलफिल भी नहीं किया तो आपके ऊपर कोई केस बनेगा नहीं, ठीक है। तो फोर्स मैज्यूरे ये भी चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अभी एक नया चेंज लाने की बात की जा रही है जो हमारा मॉडल टेनेंसी एक्ट है। तो इसी वीडियो के में इतना ही था, तो आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कैसा लगा है आपको आज का ये वीडियो? ज़रूर ही बहुत सी नई नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। और क्यों डिसलाइक करें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। चलिए, शुक्रिया।